हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनिक मैथ्स ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज आप देख सकते हैं कि कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं, जो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड सभी प्रश्न होंगे। एमसीक्यू होगा, 4 ऑप्शन वाला होगा और सरकार की योजना के तहत कक्षा 9 के विद्यार्थियों के सभी विषयों का टेस्ट ओएमआर सीट पर सभी विद्यालय प्रैक्टिस करा रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आएंगे। देखिए, आपके भविष्य की बात है। तो आइए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं कि लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर किस वर्ष बैठा था। यानी लुई 16वें जो राजा थे फ्रांस में, इसे किस वर्ष राजा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन ए सही है, 1774 ईस्वी में ये लुई 16वीं है, इनको राजगद्दी पे बैठाया गया या राजा बने फ्रांस में लुई 16वें, जिनका फिगर आपके सामने दिख रहा है। एक और इनके साथ अद्भुत घटना दिखाते हैं। लुई 16वें फ्रांस के आखिरी बोरबॉन राजा थे। ये आखिरी बोरबॉन वंश के यह राजा थे लुई 16वें। और उनकी पत्नी का क्या नाम था? मैरी एंटोनेट। पूछता है इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी रानी का क्या नाम था। तो मैरी एंटोनेट को प्रतिक्रांति के आरोप में गिलोटिन, देखिएगा यहां पे गिलोटिन मशीन से मौत दे दी गई। गिलोटिन मशीन से मौत दे दी गई। ये गिलोटिन मशीन को डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था और गिलोटिन की भी मृत्यु इसी मशीन से हुई। देखिए, ये गिलोटिन मशीन आपके सामने हमने लेकर के आया है। ये बहुत बड़ा सा, उसमें ऐसे मतलब उसमें ऐसा फरसा होता है, व्यक्ति को लेटा दिया जाता है और गिरता है, बिना दर्द किए जो सर है वो धड़ से अलग हो जाता है। और देख सकते हैं यहां पे अलग करके ये पूरा जनता चारों तरफ से देख रही है और सर को दिखाता हुआ जल्लाद किस तरह से इनकी हत्या कर दी गई है। जो बनाया इस मशीन को, उसकी भी हत्या इसी मशीन के भी द्वारा की गई। तो आपको पता हो गया 16वें लुई जो थे, इनकी हत्या कैसे हुई। नेक्स्ट, टाइड क्या था? तो यह एक धार्मिक कर था। यह एक धार्मिक कर था, ऑप्शन सी सही है। और चर्च पादरी वर्ग द्वारा वसूल किया जाता था। जो चर्च होता है, जैसे आप देख सकते हैं मंदिर में पंडित जी होते हैं और मस्जिद में मौलवी जी होते हैं, उसी तरह से चर्च में पादरी होते हैं। तो पादरी द्वारा यह कर वसूल किया जाने वाला कर था। यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। यानी जो भी आपका कृषि उपज होता है उसे 10 भागों में बांट दीजिए, तो एक हिस्सा जो होता था वो टैक्स के रूप में आपको देना पड़ता था। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना थी? तो आप उत्तर सही है, मॉन्टेस्क्यू की थी। द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया था। पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित था। सत्ता का विभाजन प्रस्तावित था। तो इस तरह से हमने देखा मॉन्टेस्क्यू के द्वारा यह लिखा गया था। प्रश्न नंबर हम चौथे की तरफ चलते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना थी? तो यह ऑप्शन सी सही है, यह रूसो की थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक जीन जैक्स रूसो ने की थी। यह किताब 1762 में लिखी गई थी और यह राजनीतिक दर्शन का एक प्रमुख केंद्र था या प्रमुख काम था। राजनीतिक दर्शन से रिलेटेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह पुस्तक लिखा गया था और जीन जैक्स रूसो ने इस पुस्तक को लिखा था, जिसका रूसो जी का फिगर आपके सामने है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? फ्रांस की महिलाओं को मत देने का, वोट देने का अधिकार तो 1946 में, सही उत्तर है आपका 1946 में मत देने का अधिकार इन्हें प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था? तो ऑप्शन बी सही है, एस्टेट जनरल, जिसको हम बोल सकते हैं प्रतिनिधि सभा। और उसका आपके सामने एक फिगर भी दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं फ्रांस के संसद का नाम एस्टेट्स जनरल, जिसको प्रतिनिधि सभा के रूप में भी हम जानते हैं। और यही आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये जनता खड़ी है और यहाँ पे जो पदाधिकारी लोग हैं
बैठे हुए हैं। ये संसद का आपका एक फिकर है। डेमोक्रेसिया शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो डेमोक्रेसिया शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा से, यूनानी और ग्रीक एक ही भाषा है। कहीं आपको दे तो आप वहां पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए ऑप्शन आपका सी है। थोड़ा इसका डिटेल हम देते हैं आपको। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और डेमोक्रेसी शब्द डेमोक्रेटिया से लिया गया है। डेमोक्रेटिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। डेमोस जिसका अर्थ है लोग और क्रेटिया जिसका अर्थ है शासन, तो इसी से मिलाकर दिया गया डेमोक्रेसिया, यानी हम कह सकते हैं लोग का शासन, जनता का शासन। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? बेस्टिल एक किला था, उसका पतन कब हुआ था? इसी को आपको जानना। 14 जुलाई 1789 को, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल किला का पतन हुआ था। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। नहीं, 14 जुलाई 1789 को इस डर से राजा लुइस 16वें फ्रांस की नवगठित राष्ट्रीय असेंबली को गिरफ्तार करने वाले थे। पेरिस के लोग की भीड़ ने बेस्टिल को सफलतापूर्वक घेर लिया। यह एक पुराना किला जिसका इस्तेमाल 1659 से राज की जेल के रूप में किया गया, यानी इस किले को 1659 से एक जेल के रूप में किया जाने लगा, यानी जेल के रूप में किया जा रहा था। नेक्स्ट चलते हैं। रूसो कौन था? तो स्वाभाविक है रूसो एक दार्शनिक थे। ये रूसो एक दार्शनिक थे, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। रूसो का फिगर आपके सामने है, रूसो को देख सकते हैं। नेक्स्ट, नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में पराजय हुई, यानी हम कह सकते हैं कब इसकी पराजय हुई थी? नेपोलियन की वाटरलू युद्ध कब हुआ था? पराजय कब हुई थी? तो 1815 में। 1815 में ऑप्शन सी आपका सही है और यहां पे नेपोलियन वाटरलू की आपका फिगर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में लड़ा गया था। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था, इसका ये अंतिम युद्ध था। फ्रांस तथा दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी सेना थी, यानी ये फ्रांस एक तरफ था, बाकी सब लोग थे जो ये थे मतलब। और यह युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब आत्मसमर्पण कर दिया तो मित्र राष्ट्रों ने उसे कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया और 52 वर्ष की आयु में 1821 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया। 52 वर्ष की आयु में 1821 में वाटरलू जो नेपोलियन थे, नेपोलियन का मतलब मृत्यु हो गया युद्ध में। इसी युद्ध में इन्हें पकड़ लिया गया। महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन डी सही है, फ्रांस। ये है आपके, यह महान दार्शनिक वॉल्टेयर हैं, इन्होंने फ्रांस देश की क्रांति को प्रभावित किया था। नेक्स्ट, 1789 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी जिससे क्रांति की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन ए सही है, बेस्टिल किला का पतन हुआ था 1789 में और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई, फ्रांस की क्रांति की। टेनिस कोर्ट की शपथ का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो टेनिस कोर्ट की शपथ का जो मुख्य उद्देश्य था आपका नया संविधान बनाना, नया संविधान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के अधिकारों की वकालत किसने की थी? तो ओलंप डे गॉज ने किया था, इसलिए सही ऑप्शन आपका बी सही है। 16वें की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने आतंक का शासन चलाया? आतंक का शासन चलाया भाई, बहुत क्रूर थे ये। किसने चलाया? तो रॉबस्पियर ने ये आतंक का शासन चलाया, हालांकि इनकी भी मृत्यु दर्दनाक हुई। फ्रांस में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का मुख्य केंद्र क्या था? तो हैती जो एक स्थान था, समझिए फ्रांस में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का मुख्य केंद्र हैती था। नेक्स्ट 18वें पे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन था? सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन था? तो मानव अधिकारों की
घोषणा, मानव अधिकारों की घोषणा। प्रश्न नंबर हम, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष सत्ता संभाली? किस वर्ष सत्ता संभाली? तो 1804 में। और पुनः सत्ता संभालने की बात आती है तो 1815 में। तीसरे ऑप्शन सी सही है। अगर 2 आ जाए तो आप 1815 की भी बात करेंगे। दूसरी बार 1815 में सत्ता संभाली थी। और ये देख सकते हैं, ये आपका नेपोलियन बोनापार्ट का फिगर है। नेपोलियन बोनापार्ट का फिगर है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ था? तो ऑप्शन सी सही है, मध्यम वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ था। 21 नंबर पे हम चलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की सरकार स्थापित हुई? तो फ्रांस में किस प्रकार की स्थापित हुई समझ ही रहे हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। 22वें नंबर पे हम चलते हैं, बैस्टिल किला क्या था? तो बैस्टिल किला क्या था? एक जेल था जिसमें 7 कैदी बंद थे। 7 ही कैदी थे। इतना बड़ा ये बैस्टिल का किला है। उसका फिगर आपके सामने मैं दिखा दिया, आप देख लीजिए। नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप जानते हैं कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। हम 24 नंबर पे चलते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 2.4, यानी विश्व का 2.4% हिस्सा हमारे भारत में आता है। और देश का क्रम 7वें नंबर का, 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। व्याख्या मैं यहां पे कर ही दिया हूं, आप देख सकते हैं। 25 नंबर का चलते हैं, भारत में किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन डी सही है, 4096 किलोमीटर सीमा लंबी है बांग्लादेश के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।